Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज की हमारी जो वीडियो है वो बैकवर्ड चिल्ड्रन से रिलेटेड है। बैकवर्ड चिल्ड्रन मतलब पिछड़े बालक, ऐसा बालक जो सामान्य बालकों की तुलना में कुछ पिछड़ा होता है, जिसका बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों की तरह ना होकर उससे कुछ कम होता है। इन बच्चों को हम स्लो लर्नर्स भी कहते हैं। इनकी सीखने की गति जो होती है वो सामान्य बच्चों के अनुपात में कम होती है। ये बालक जो होते हैं वो जिस क्लास के होते हैं उस क्लास में भी और उससे निचली जो क्लास है, नीचे स्तर की, उस क्लास के भी कार्य को ठीक रूप से संपादित नहीं कर सकते हैं। जो सामान्य हमारा स्कूल का करिकुलम होता है उसमें भी ये सेटिस्फैक्टरीली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एंड टू द यूजुअल मेथड्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द क्लासरूम टीचिंग, जो सामान्य रूप से हमारे क्लासरूम की विधियां होती हैं पढ़ाने की या जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनसे इनकी जो अनुक्रिया आती है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है। नेक्स्ट है बैकवर्डनेस इज प्राइमरीली एन इंटेलेक्चुअल और स्कॉलरिस्टिक कंडीशन। ये अगर हम बात करें तो मूलतः जो ये बैकवर्डनेस होती है वो हम मानसिक स्तर में या बच्चे के एकेडमिक कंडीशन को देखकर कहते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी इससे हमारे अफेक्ट होते हैं और उनके कारण बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी भी अफेक्ट हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, थोड़ा पिछड़ा होता है, उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो भी सामान्य बालक के अनुरूप नहीं होती। उनमें भी आपको कहीं ना कहीं कुछ कमियां दिखाई देंगी और उन कमियों के कारण उनके पूरे व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव दिखता है। अब हम बात करते हैं बैकवर्डनेस के कारण की। यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल, ये जो कारण होते हैं ये हर व्यक्ति के लिए विशेष होते हैं, अपने अलग कारण होते हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी रूट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ही छिपी हुई होती हैं या फिर उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं। अब हम बात करेंगे उन कारणों की जो बच्चे के अंदर ही होते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है हमारा वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स या फिजिकल फैक्टर्स, शारीरिक कारण। तो जो मेंटली थोड़े स्लो होते हैं लर्नर या जिनको हम बैकवर्ड चिल्ड्रन बोलते हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई फिजिकल रिटार्डेशन होती है, जैसे पुअर हेल्थ होगी, फिजिकल डिफॉर्मिटी हो सकती है। फिजिकल डिफॉर्मिटी कैसी? फिजिकल एलिमेंट, कहीं ना कहीं कोई गंभीर बीमारी उनको हो सकती है, क्रॉनिक डिजीजेज उनको हो सकती हैं। बॉडीली डिफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि उनको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता हो या उनको पूरा सुनाई नहीं देता या फिर वो कहीं ना कहीं बोलने में कुछ उनके त्रुटि है, जैसे स्टैमरिंग हो सकती है, हकलाना हो सकता है या अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत ना कर पाना हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे कारक हैं वो हैं इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स। अब हम मानसिक कारकों की बात करते हैं तो वो है हमारी इंटेलेक्चुअल इन्फीरियॉरिटी होती है इन बच्चों के अंदर। कुछ समय पर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो उनके बर्थ के टाइम ही कोई ना कोई डिफेक्ट होता है उनके ब्रेन सिस्टम के अंदर, या फिर कभी कभी कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती है जैसे कहीं गिर गए हैं तो सिर में चोट लगने के कारण उनके साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और ये जो मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं ये सामान्य बच्चों के साथ पर पेस नहीं रख पाते, उनकी गति से नहीं चल पाते और उनकी थिंकिंग, रीजनिंग, कंसंट्रेशन पावर, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन पावर, ये सब जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं और कहीं ना कहीं उनका प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण स्वरूप वो बैकवर्ड रह जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे कारण हैं वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं हमारे होम इन्फ्लुएंसेस। सबसे पहला स्थान जो होता है जिसके बच्चा कांटेक्ट में आता है वो उसका घर होता है। तो जो सब अपना बच्चे का घर है उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है एनवायरनमेंट में। तो जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मीट आउट करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी एसेंशियल बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो तक भी फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चे को एजुकेशन दिला पाना बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत एडवर्स कंडीशंस में रहते हैं जो कि अनहाइजीनिक होती हैं और उनको मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हमेशा फेस करना पड़ता है। उसके कारण से भी उनका जो विकास है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और वो बैकवर्ड रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की अनपढ़ता। अब बच्चों के पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो बच्चों के एजुकेशन के प्रति बहुत नेगेटिव या फिर इनडिफरेंट एटीट्यूड रखते हैं। या तो उनका
एटीट्यूड जो होता है वो नकारात्मक होता है कि वो उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेते, या फिर बहुत इनडिफरेंट होते हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है बच्चों के एजुकेशन से, या उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती बच्चों को गाइड करने की और उनकी एजुकेशन में प्रॉपरली हेल्प कर पाने की। तो उसके कारण भी बच्चा जो है वो बैकवर्ड रह जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स मतलब खिंचाव आता है जिन रिश्तों में, उनके कारण या फिर इम्प्रॉपर बिहेवियर हम कहें घर पर जिन बच्चों के होता है, वो बच्चे भी प्रायः बैकवर्ड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। ये इम्प्रॉपर बिहेवियर या स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स कैसे हो सकते हैं? जैसे डिवोर्स्ड पेरेंट्स या फिर स्टेप मदर, मतलब किसी को सौतेले माता पिता हों तो भी ये प्रॉब्लम आती है, या फिर पेरेंट्स डिवोर्सी हैं तो भी आती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या फिर केयरलेस टाइप ऑफ एटीट्यूड है उनका, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं पेरेंट्स, या फिर और किसी वजह से जहाँ पर घर में तनाव रहते हैं उनमें बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और ये जो बच्चे होते हैं इनके अंदर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है और इनको प्रॉपर लव अफेक्शन नहीं मिल पाता है और गाइडेंस नहीं मिल पाती है। उसके कारण ये बच्चे एजुकेशनली सब नॉर्मल रह जाते हैं और फिर इनको बैकवर्ड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में ही शामिल होना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल। स्कूल का इन्फ्लुएंस बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बच्चा जाकर कुछ सीख सकता है। तो जो स्कूल है वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करता है इस चीज़ के लिए। तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं है, बच्चे वहाँ पर जाने के लिए अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं और उसकी वजह से बच्चों की अटेंडेंस बहुत इरेगुलर होती है या फिर वो बहुत लंबे समय तक स्कूल से गायब हो जाते हैं। और जो फैक्टर्स हमारे ऑपरेट करते हैं स्कूल कंडीशंस में वो होते हैं, सबसे पहला है हमारा इनइफेक्टिव टीचिंग। टीचर्स जो हैं वो बहुत इनडिफरेंट होते हैं एट टाइम्स, वो बच्चों की किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं और बस गए क्लास में और थोड़ा बहुत टीचिंग किया एंड दैट इज़ इनफ। तो वो इनइफेक्टिव जो टीचिंग पैटर्न्स होते हैं उसकी वजह से बच्चा प्रायः स्कूल से भाग जाया करता है। नेक्स्ट हमारा है लैक ऑफ इक्विपमेंट्स। ये हम सभी जानते हैं कि जो स्कूल्स रिमोट एरियाज़ में होते हैं या हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स की तो उनमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो इक्विपमेंट्स वहाँ पर बहुत कम होते हैं, अदर फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं और स्पेशली क्रिएटिव वर्क के लिए वहाँ पर कोई भी फैसिलिटी बच्चों को नहीं मिल पाती है और साथ ही साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी वहाँ पर अभाव होता है और इन सब चीज़ों की वजह से भी बच्चा वहाँ पर आने में रुचि नहीं रखता। नेक्स्ट है डिफेक्टिव करिकुलम एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। करिकुलम जो है हमारा वो बहुत ओवरलोडेड है, वहाँ पर बच्चे को अपने पेस से सीखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती है। और नेक्स्ट है हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन सिस्टम भी इसी चीज़ पर फोकस करता है कि हम कितना रट कर आंसर दे रहे हैं। क्रैमिंग बहुत ज़्यादा एम्फसाइज की जाती है, बच्चे की क्रिएटिविटी को वहाँ पर नेग्लेक्ट किया जाता है। तो एग्जामिनेशन सिस्टम भी हमारा इस चीज़ के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनडिसिप्लिन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है स्कूलों का वो बहुत प्रॉपर नहीं होता है और इनडिसिप्लिन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से भी बच्चा एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं लेता है, स्कूल नहीं आना चाहता है। लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा नेबरहुड एंड अदर सोशल एजेंसीज। जो हमारा समाज है या जो हमारा पड़ोस हम जिसको कहते हैं वो हमारा एक बड़े परिवार की तरह होता है। तो जिस लोकेलिटी में बच्चा रहता है वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उसकी सोसाइटी के या जो गैंग मीन्स बच्चों का जो एक ग्रुप होता है जिसको हम गैंग कहते हैं, जिससे बच्चा खुद को एसोसिएट करता है, वो अच्छा नहीं होगा कभी अगर, या फिर रेडियो, सिनेमा, क्लब्स, रिलीजन्स या सोशल प्लेसेस जहाँ पर वो बच्चा जा रहा है, ये सभी चीज़ें बच्चे के ऊपर प्रभाव डालती हैं। अगर वो अच्छी हैं, आप एक अच्छी लोकेलिटी में रह रहे हैं, वहाँ के लोगों की बोलचाल का तरीका अच्छा है, तो आपका बच्चा स्वाभाविक रूप से वो अच्छी चीज़ें सीख जाएगा। लेकिन जो हमारी पुअर फैमिलीज़ होती हैं, स्लम एरियाज़ में रहते हैं, वो बच्चे वहाँ पर मैनेज नहीं कर पाते हैं ऐसा एनवायरनमेंट और उनकी जो एसोसिएशन होती है वो एक गलत ग्रुप के साथ हो जाती है कभी कभी, तो उसके रिजल्ट्स भी बैकवर्डनेस में रिजल्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। आप कैसे पहचानेंगे कि ये बच्चा बैकवर्ड है? तो सबसे पहला और सिंपल सा तरीका होता है हमारा टीचर्स ऑब्जर्वेशन। जब टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ा रही होती है तो उस टाइम पर वो इजीली नोटिस कर सकती है कि बच्चा जो है वो कैसा है। यूजुअली जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं वो बहुत इनएक्टिव होते हैं, क्लास में डल होते हैं,
उनको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, चाहे वो एक्टिविटी आपकी करिकुलर एक्टिविटी हो या फिर कोई को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड आप उनसे बात करें, वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। हमने पहले भी बात की है कि जो ये बच्चे होते हैं इनका आईक्यू लेवल सामान्य बच्चों से कम होता है, मतलब 90 से नीचे होता है, 70 से 90 के आसपास इनका आईक्यू रहता है। तो जिन बच्चों का आईक्यू आपका बिलो एवरेज आ रहा है उन बच्चों को हम अलग से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के आधार पर। अगला पॉइंट हमारा होता है अचीवमेंट टेस्ट। जब टीचर क्लास में कोई भी टेस्ट लेते हैं उनको हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। वो अचीवमेंट टेस्ट को देखने के बाद टीचर ये बहुत इजीली मेक आउट कर सकता है कि जिन बच्चों के मार्क्स बिलो एवरेज हैं वो बच्चे बैकवर्ड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, और उसके बाद उन बच्चों को वो ऑब्जर्व करके एनालाइज कर सकता है कि क्या ये जो उसने आइडेंटिफाई किया है या जो उसने ऑब्जर्व किया है वो ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट होता है हमारा पर्सनालिटी इन्वेंट्री। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि बच्चे की पर्सनालिटी पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है अगर बच्चा बैकवर्ड है, तो आप पर्सनालिटी इन्वेंट्री को बच्चे के ऊपर अप्लाई करके उस पर्टिकुलर एरिया को ढूंढ सकते हैं जो उसके बैकवर्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड लास्ट हमारा है केस स्टडी। केस स्टडी जो होती है वो किसी एक बच्चे को लेकर उसका डिटेल अध्ययन करना होता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि ये बच्चा है जो वो बैकवर्ड है। हमने कुछ इन्वेंट्रीज के थ्रू या इंटेलिजेंस टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू ये पता लगाया, और उसके बाद हम एग्जैक्ट कॉज ऑफ बैकवर्डनेस उसका ढूंढ सकते हैं, और उसके लिए सुटेबल मेजर्स जो हैं हम वो भी सजेस्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग केस स्टडी ऑन दैट स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन की। तो सबसे पहले हमारी आती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इनका डेवलपमेंट जो होता है वो इन्फीरियर होता है, और ये लोग जो हैं वो हर चीज़ में बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं। किसी भी एक्शन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बहुत स्लो होते हैं, और इनमें स्पीच डिफेक्ट्स या कोई विजन डिफेक्ट हमें नॉर्मली नोटिस में आता ही है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये रीजनिंग में या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में या किसी भी एबिलिटी में बहुत स्लो होते हैं, और इनका इंटेलिजेंस लेवल जो होता है वो कम होता है, मतलब आईक्यू लेवल जो होता है इनका वो थोड़ा एवरेज बच्चे से नीचे होता है। अब बात करते हैं सोशल एंड मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सोशल और मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये लोग जो होते हैं, बैकवर्ड बच्चे जो होते हैं, इनका परसेप्शन जो है सोशल सिचुएशन का वो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होता। रिजेक्शन एंड नॉट एबल टू मेक गुड एडजस्टमेंट मीन्स यूजुअली ये लोग चीज़ों से अलग हटते हैं, बचते हैं या रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, और इनके अंदर सोशल एडजस्टमेंट करने की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। दे आर नॉट एबल टू गेट एडजस्ट ईजीली in any prevailing condition, and especially when we are talking in terms to non-academic activities. एकेडमिक में स्लो होते हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन वो बात है हमारे इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की। लेकिन जब हम सोशल या मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो भी ये बच्चे जो होते हैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं। आगे जाकर किसी से मिलना बोलना इनको अच्छा नहीं लगता है, और समाज भी, क्योंकि ये बच्चे हर चीज़ में स्लो होते हैं, कहीं पर एक्टिव नहीं अपने आप को शो करते हैं, तो समाज भी इनको कुछ हद तक रिजेक्ट करता रहता है। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इन बच्चों को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो किस तरह से दिए जाने चाहिए। सामान्य बच्चों के साथ इनको पढ़ाया जाता है और नॉर्मल बच्चों के साथ इनको ट्रीट किया जाता है क्लास में, लेकिन कुछ चीज़ों को यदि बदल दिया जाए तो ये बच्चे फिर भी सामान्य बच्चों के साथ में कोप अप कर सकते हैं। जैसा पहला है इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। अगर बच्चा आपकी इच्छा के अनुकूल कोई भी कार्य करता है तो आप उसको तुरंत रीइंफोर्समेंट दें। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन लोगों के लिए बहुत वर्क करता है। जब हम इनको प्रेज करते हैं, किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं सब बच्चों के सामने, तो इन लोगों को बहुत प्रभावित करता है वो, और फिर ये उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा इमीडिएट नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। जो भी कार्य इन्होंने किया है उसकी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन इनको दी जानी चाहिए कि इन्होंने उसको कितने अच्छे से किया है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशील होता है। प्रोवाइड इंसेंटिव्स। अगर कोई भी चीज़ ये अच्छी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी इन्होंने आपके अप्रोप्रिएट वे में की है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस की है, तो इनको कोई ना कोई इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि इंसेंटिव्स जो हों वो मॉनेटरी ही हो, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ज़्यादा प्रायोरिटी पे वो देनी चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट। बैकवर्ड बच्चों के लिए पनिशमेंट जो होती है वो बहुत प्रॉपरली वर्कआउट नहीं होती है।
ये बच्चे पनिशमेंट के कारण वहाँ से उस कंडीशन से निकलकर बाहर भाग जाते हैं। जैसे कि अगर हम इनको पनिश करके ये चाहें कि बच्चा क्लास में एक्टिवली रिस्पॉन्ड करे और हम उसको पनिश कर देते हैं क्योंकि वो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हो सकता है कि बाद में वो स्कूल ही ना आए। वहाँ से जो प्रोलॉन्ग हम एब्सेंटीज़ की बात कर रहे हैं वो वाली कंडीशंस यहाँ से जनरेट हो सकती हैं। देन वैरायटी ऑफ स्टिमुलस। कभी कभी बच्चे को कोई चीज़ एक बार में नहीं समझ में आ रही है, हमने एक तरीके से समझाई, वो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वैरायटी हमारे पास होनी चाहिए। हम एक चीज़ को डिफरेंट तरीके से बताएं सो दैट बच्चा उसको बहुत ईजीली ग्रास्प कर सके। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो बच्चे को अपने गति से सीखने का मौका देते हैं। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इन लोगों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि हेजिटेशन नहीं होती है, दे डोंट फील शाय, दे डोंट फील अनकम्फर्टेबल। वहाँ पर कंफर्टेबली ये अपने कंप्यूटर पर काम करते हुए उसके अकॉर्डिंग सीख सकते हैं जैसे वो सीखना चाहते हैं। वहाँ पर शाइनेस या हेजिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स उनको फेस नहीं करनी पड़ती हैं और जितनी मर्जी बार चाहें वो एक चीज़ को रिपीट करके पढ़ सकते हैं और उसके लिए उनको एम्बेरस भी फील नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या प्रावधान कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो हम कर सकते हैं वो है प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट्स। जो विभिन्न सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं उनमें हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं जिससे उनकी कमियों का पता लगाया जा सके कि कहाँ पर प्रयास करने की ज़रूरत है, किस क्षेत्र में बच्चा वीक है, ये हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू पता चल जाएगा और उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हम रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेक ऑन इरेगुलर अटेंडेंस और लॉन्ग एब्सेंटीज़म। अगर बच्चा एक बहुत लंबे समय तक मिसिंग है क्लासरूम से या फिर इरेगुलर है क्लासरूम में तो उसके लिए हमें एक चेक लगाना चाहिए और क्यों वहाँ से नहीं क्लासेस पूरी तरह ले पा रहा है उसके रीजंस ढूंढकर उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलर इवैल्यूएशन। बच्चे की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन हमें रेगुलर मोड पर करना चाहिए क्योंकि जब हम निरंतरता से बच्चे के मूल्यांकन को करते रहते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कितनी चीज़ों को वो किस गति से सीख पा रहा है, क्या उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या मेथड्स को बदलने की ज़रूरत है या उसमें कहाँ पर कमी है, हमें ये इवैल्यूएशन के थ्रू पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्कूल्स शुड प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स। इन बच्चों के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि निर्देश और परामर्श के अभाव में इन बच्चों को उचित दिशा नहीं मिल पाती है और उसके कारण भी इनमें बैकवर्डनेस बनी रहती है। स्पेशल करिकुलम। इन बच्चों को ध्यान में रखकर स्पेशल करिकुलम का निर्माण किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं जो कम गति से सीख पाते हैं उनको ज़्यादा टाइम चाहिए एक चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ने के लिए और निर्धारित समय में उतने करिकुलम को पूरा कर पाना सामान्य बच्चे के लिए संभव है लेकिन बैकवर्ड बच्चे के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। तो इन बच्चों के लिए स्पेशल करिकुलम का निर्धारण भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये काम है क्योंकि इन बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो इनके एनवायरनमेंट की वजह से भी बहुत ज़्यादा आती है। जो डिस्टर्बेंस होता है इनकी फैमिलीज़ में या कहीं एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक नेबरहुड में या उनकी लोकेलिटी में, कहीं पर भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स के साथ उनको कैसे एडजस्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए उनको सॉल्यूशंस देना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ रेगुलर मेडिकल चेकअप एंड नेसेसरी ट्रीटमेंट। कभी कभी फिज़िकल एलिमेंट की वजह से या फिज़िकल डिसेबिलिटी की वजह से भी बच्चों में बैकवर्डनेस देखी जाती है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप किया जाए और उनको नेसेसरी ट्रीटमेंट जो हैं वो भी टाइम पर प्रोवाइड कराए जाएँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।